नमस्ते दोस्तों, 11 जून के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हमने टॉप 5 न्यूज़ पिक करी है, जो कि द हिंदू, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस में अलग-अलग तरीके से अ, जारी हुई थी। ठीक है? ये जो सीरीज अपन ने प्रथम आईएएस करंट अपडेट्स पे चलाई है, ये डेली चलती रहेगी अब से। कुछ बीच में कुछ दिनों तक ये होल्ड हो गई थी क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था ऐप पर भी और सारी चीज़ें, तो उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है? कोर्सेज़ से रिगार्डिंग आपके जो भी जानकारी हो, आपको जो भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना। आपको सारी जानकारी हमारे जो भी रनिंग कोर्सेज़ है ना, उसकी मिल जाएगी। ठीक है? और ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखी है, उसको जाकर के ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है? तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कर देना। ओके। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ थी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, पैक्ट और रणनीतिक कुछ अ, मतलब समझौते हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ा जा सकता है। द हिंदू और पीआईबी दोनों में ये न्यूज़ जारी हुई थी। ठीक है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करी अभी हाल ही में। उसके बाद में फिर वो न्यूजीलैंड गए। ठीक है? तो पैक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल एंड सप्लाई चेन। ठीक है ना? इसका फुल नेम है। ठीक है? ये लॉन्च की है। साथ ही समुद्री सुरक्षा रोड में भारत के जो परमाणु दायित्व है, न्यूक्लियर लाइबिलिटीज लॉज है, उसमें सुधार करने की बात करिए। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को जो आपूर्ति है, उसके समझौते को पूरी तरीके से क्रियान्वयन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस समझौते के तहत हुई है। अब देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें यहाँ से निकाली जा सकती है, उसको देखते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ से पूछी जा सकती है? पैक्ट फ्रेमवर्क क्या है? ये साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर, एआई, लचीली जो सप्लाई चेन है दोनों देशों के बीच में, उसको बनाए रखने के लिए, है ना, ये पैक्ट फ्रेमवर्क लागू किया गया। ठीक है? परमाणु दायित्व सुधार क्या है? ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्यिक यूरेनियम की आपूर्ति भारत के लिए शांति अभियान, ठीक है, शांति एक्ट के तहत परमाणु उत्तरदायित्व नियमों में सुधार करने की संभावना हो सकेगी यहाँ से। ठीक है? तो भारत क्या करेगा? यूरेनियम का आयात करेगा ऑस्ट्रेलिया से। गगनयान ट्रैकिंग कैसे? ऑस्ट्रेलिया ने कोकोस किलिंग द्वीप समूह, इसको आपको अब गूगल करना है। ठीक है ना? ये आप गूगल करोगे, ये मैप में कहाँ पर स्थित है। ठीक है? इसके आसपास समुद्र कौन सा है, कौन कौन सा देश है। तो कोकोस किलिंग द्वीप समूह पर भारत के गगनयान मिशन के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए अस्थायी टर्मिनल को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है? तो ये प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स है, इनको मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? जब भी आप आईआर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पूछे, तो उसमें मेंशन कर सकते हो। मुख्य परीक्षा के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं? कंजर्व कन्वर्जेंस से अलाइनमेंट कैसे? दोनों देश केवल समान रणनीतिक सोच नहीं रखते, बल्कि अपनी क्षमताओं को आपस में जोड़ रहे हैं। हिंद महासागर में जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसको बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो आर्थिक चुनौतियां है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, तो उससे क्या है, आर्थिक चुनौतियों की वजह से चीजें कम नहीं हुई है। इसमें क्या हुआ है, इसके लाभ जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित है ना? तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो इस समझौते से इतर है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सुधार आपको करना पड़ेगा कि भाई, जो भी व्यापार हो रहा है वो बड़े कॉर्पोरेट्स तक ही सीमित है। साथ ही साथ एमएसएमई जो एसएमईज़ हैं, जो छोटे और मध्यम उद्योग है, उसमें जागरूकता में भारी कमी है कि किस तरीके से चीज़ों को बढ़ाया जाए, व्यापार की मतलब तर्ज पर उसको लाया जाए उस उत्पादों को। एक तरफ़ा हेजिंग की सीमा, जैसे कि चीन के आक्रामक रुख और वैश्विक अनिश्चितता के दौरान में कोई भी देश अकेले संतुलन नहीं बना सकता, जिससे कि ये द्विपक्षीय साझेदारी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना? कि भाई, आपको भी पता है चीन की जो आक्रामक नीतियाँ रहती है, तो किसी भी हम एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको कहीं न कहीं मल्टी जो कंट्रीज़ है, उनके साथ में आपको समझौते करने पड़ेंगे। तो किसी एक एक समझौते का इतना मजबूत नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो आपको अलग-अलग देशों के साथ में अलग-अलग समझौते करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से निकल कर आई है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है? पैक्ट साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा को जोड़ता है। पहला गलत है। ठीक है? भारत को ऑस्ट्रेलिया से वाणिज्यिक यूरेनियम की आपूर्ति हालिया परमाणु दायित्व कानून में सुधार के बाद शुरू हुई है। ठीक है? गगनयान मिशन में रणनीतिक ट्रैकिंग होगी। ठीक है? दो कथन सही है इसमें। ठीक है ना? ये सैन्य नहीं है, एक तकनीकी मिनीलेटरल फ्रेमवर्क है, जिसको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लागू किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल रणनीतिक सोच नहीं रखते, बल्कि आगे चलकर के ये व्यवहारिक क्षमताओं के एकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में चर्चा करनी है कि ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगी। इसको आपको लिखना है। ठीक है ना?
आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो अगर आप लिख ले हो टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, पहली न्यूज होगी। दूसरी न्यूज है, चौथी जो ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो कोची में होगी, इसका घोषणा पत्र जारी हो चुका है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, पीआईबी की न्यूज थी। देखिए भारत की अध्यक्षता अभी चल रही है ब्रिक्स की, और उसमें कोची में आयोजित महिला ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक पहली बार संयुक्त वक्तव्य जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया गया है। भारत ने इसके तहत दो महत्वपूर्ण पहले स्टार्ट करी है, एक तो ब्रिक्स डिजिटल रिपोजिटरी और डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देश, ठीक है। तो ये ब्रिक्स की जो अभी मंत्री स्तरीय महिला बैठक होने वाली है उसमें दो पहले स्टार्ट करी है भारत ने, ठीक है। ओके, प्रीलिम्स के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं यहाँ से। कोची घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, सीधा पूछ लेगा। ब्रिक्स के महिला ट्रैक के इतिहास में पहली बार घोषणा पत्र के बजाय एक एक्शन ओरिएंटेड संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। कोची घोषणा पत्र, ओके। भारतीय डिलीवरेबल किस तरीके से, ब्रिक्स डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और ब्रिक्स डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइंस की कस्टडी भारत के पास है, ठीक है। ये चीजें भी फैक्ट्स के रूप में पूछी जा सकती है, आप मेंस में भी यूज कर सकते हो जब ब्रिक्स से रिलेटेड सवाल बनता ही है बहुत बार। नोडल मंत्रालय कौन है, इसमें पूरे बहुपक्षीय महिला ट्रैक की कस्टडी और कार्यान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो ये प्रीलिम से रिलेटेड पॉइंट्स है। मेंस में वुमेन लेड, भारत ने अपनी जो G20 अध्यक्षता के विजन को अब ब्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें 11 पूर्ण सदस्य है, उस तक भी स्थापित कर दिया कि भाई अब डेवलपमेंट है ना वो वुमेन लेड होना चाहिए, ठीक है ना। वुमेन को डेवलपमेंट में सबसे आगे रखना है कि वुमेन अब उसका प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। डेटा संचालित नीति निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से बिना किसी नए द्विपक्षीय समझौते से ब्रिक्स देश महिला सशक्तिकरण के लिए सफल मॉडल जैसे भारत का सी बॉक्स है उसको सीधे अपना सकेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। वैश्विक जो ग्लोबल साउथ है उसका नेतृत्व कैसे करेंगे, लैंगिक असमानता के मुद्दे पर भारत विकासशील देशों के आवाज बनकर के उभरा है, जिससे इसकी सॉफ्ट पावर मजबूत हो रही है कि भाई महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं भारत अपना जो प्रतिनिधित्व है वो सामने रख रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे कोची घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ब्रिक्स की महिला मंत्री स्तरीय बैठक से। कल्याणकारी दृष्टिकोण से हटकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ना वैश्विक नीति निर्माण में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। तो लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आप रियल एग्जाम में भी लिख पाओगे, ओके। तीसरी जो न्यूज थी वो थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कुछ संशोधन प्रस्ताव हुए थे और उसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए। तो जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां केंद्र राज्य संबंध, जीएस पेपर 3 खाद्य सुरक्षा से जोड़ करके लिख सकते हो। द हिंदू में ये प्रकाशित हुई थी न्यूज। देखिए केंद्र सरकार ने एनएफएसए जो एक्ट है 2013 वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम राशन अधिक तय करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने की बात की गई। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। 7 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति, अधिकतम 35 किलोग्राम प्रति परिवार होगा, ठीक है ना। मैक्स तो कितना होगा, 35 किलो प्रति परिवार, भले कितने ही सदस्य हो, और 7 केजी प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो इसका कुछ विरोध भी किया कि भाई किस तरीके से चीजें चली हैं। प्रीलिम्स में क्या आ सकता है यहाँ से कि राशन की सीमा, देखिए प्रस्तावित संशोधन के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए कैंपिंग को युक्ति संगत बनाने के लिए जो अनएलिजिबल लोग हैं उनको सिस्टम से बाहर करना है, पहली बात तो, ठीक है। ये मेंस में भी यूज हो सकता है। राज्यों का विरोध, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का तर्क है कि यह नियम उन राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा जहां छोटे और एकल परिवार अधिक है, ठीक है, सही बात है। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसका मूल ढांचा क्या है, मूल अधिनियम के तहत देश की 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लक्षित खाद्य वितरण करना है, ठीक है। इसमें सब्सिडी वाले खाद्यान्न पर कानूनी अधिकार प्राप्त है। ग्रामीण में कितने, 75% और शहरों में 50%, ठीक है। अब मेन से रिलेटेड क्या मुद्दे लिख सकते हो कि कल्याणकारी संघवाद, केंद्र द्वारा राशन की पात्रता के नियमों में एक तरफा बदलाव राज्यों की अपनी अनूठी जो जनसांख्यिकी है या फिर सामाजिक आर्थिक स्वायत्ता है उसको कहीं ना कहीं नष्ट करेगी, ठीक है। संशोधन का औचित्य क्या है, केंद्र का तर्क है कि लीकेज को रोकने, राजकोषीय बोझ को कम करने और वास्तव में जो जरूरतमंद है उन तक खाद्यान्नों को पहुंचाने के लिए डेटा को शुद्ध करना है और कहीं ना कहीं नियमों को थोड़ा कड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। राजस्व भी तो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, मतलब राजस्व पर भी बोझ आ रहा है। आप फ्री में अगर खाना दे रहे हो तो राजस्व काटा पड़ेगा आपका। समाधान क्या है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के दौर में राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद के माध्यम से
सर्वसहमति बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं सुझाव है जिसके तहत सुधार किया जा सकता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में प्रस्तावित संशोधनों के संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा को युक्ति संगत बताने का प्रस्ताव है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने इन संशोधनों का विरोध किया क्योंकि ये बड़े और संयुक्त परिवारों राज्यों के लिए अनुचित है। गलत है, एकल परिवार की बात करिए। ठीक है ना, प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य खाद्य वितरण प्रणाली को में जो अपात्र लाभार्थी है उसको हटाना। ठीक है, पहला और तीसरा हो जाएगा सही, बी हो जाएगा आंसर। खाद्य सुरक्षा सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य घटक है, सही बात है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में केंद्रीकरण अक्सर सहकारी संघवाद के सिद्धांतों से टकराता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हालिया विवादों को संदर्भ में लेते हुए समालोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, तो आपको इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, गूगल करके भी चीजें निकालनी है। ठीक है, ओके। चौथी जो न्यूज थी वो थी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, भारत की नवाचार रणनीति में बदलाव देखा गया है। क्या है न्यूज? जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और द हिंदू में ये न्यूज प्रकाशित हुई थी। भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उन्होंने देश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सचेत किया है कि वे केवल लागत लाभ या फिर बैंक ऑफिस सपोर्ट बनकर संतुष्ट न रहे। सरकार ने बजट में टैक्स निश्चितता देकर के इन्हें भारत में ही बौद्धिक संपदा विकसित करने को कहा है। अब ये न्यूज तो थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है कि पता नहीं क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको समझते कि भाई जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है उन्होंने बोला है कि आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो भारत में इस्टेब्लिश है, वो जो काम कर रहे हैं, उनको बोला है कि आपको केवल लागत लाभ नहीं देखना है। ठीक है ना, या फिर आप बैंक ऑफिस सपोर्ट बन करके नहीं बनना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बौद्धिक संपदा अधिकार है ना उनको विकसित करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नवाचार के ऊपर काम करना है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है। ओके, प्रीलिम्स का क्या पॉइंट हो सकते हैं? जीसीसी की परिभाषा देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी इन हाउस ऑफशोर इकाइयां होती है जो आईटी, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स संभालती है। ठीक है, तो कुछ बड़ी जो कंपनियां होती है ना उनकी इन हाउस ऑफशोर कंपनियां होती है, इकाइयां होती है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। ठीक है, नीतिगत प्रोत्साहन क्या? बजट 2026-27 में जीसीसी को आकर्षित करने के लिए कर निश्चितता और ट्रांसफर फाइलिंग नियमों को सरल बनाने की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। ठीक है, भौगोलिक विस्तार, सरकार इन केंद्रों को टीयर 1 शहरों जैसे कि बेंगलुरु से हटाकर के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में ले जाने के लिए बुनियादी ढांचा बना रही है, जिसकी वजह से वहां पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च हो सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मीन्स में क्या लिखा जा सकता है? मूल्य श्रृंखला में जो ऊपर चढ़ना है। देखिए, भारत को केवल विदेशी कंपनियों के लिए सस्ता श्रम प्रदान करने की बजाय खुद की जो एआई एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर्स है, उनका नेतृत्व करना होगा। मूल्य श्रृंखला को अगर आपको बढ़ाना है, वैल्यू चेन को। ठीक है, दूसरा, रोजगार पर एआई का खतरा कि भाई जीसीसी में रूटीन कोडिंग या फिर डेटा एंट्री के काम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए कर्मचारियों का अप स्किलिंग करना अनिवार्य है कि आपको अप स्किल करना पड़ेगा अगर एआई से प्रतिस्पर्धा आपको करनी है तो। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, यदि जीसीसी भारत में आईपी अधिकतर पंजीकृत करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? स्थानीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी। ये कहीं ना कहीं अगर भारत में सारे लिस्ट होंगे, क्या जो भी क्या कहते हैं, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, आईपी है, बौद्धिक संपदा जितने भी है, ठीक, तो कहीं ना कहीं भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्व वाली इन हाउस इकाइयां होती है जो केवल सूचना के बुनियादी ढांचे पर काम करती है। केवल आते गलत हो गया, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी सारी चीजें। केंद्रीय बजट 2026-27 में कहीं ना कहीं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर निश्चितता प्रदान करी थी। ठीक है, दूसरा सही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए केवल लागत कुशलता पर निर्भर रहना भारत के दीर्घकालिक तकनीकी नेतृत्व के लिए जोखिम है। परीक्षण कीजिए कि भारत कैसे इन केंद्रों को नवाचार और बौद्धिक संपदा निर्माण के इंजनों में बदल सकता है। गूगल करके चैट जीपीटी कीजिए, कहीं से भी जानकारी लाइए, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं फैक्चुअली। ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर सही। न्यायिक जवाबदेही और न्यायाधीशों के इस्तीफे का कानूनी प्रभाव क्या होता है? न्यायाधीश यशवंत वर्मा का अभी हाल ही में मामला हुआ, उसको अपन नजर में रख करके थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, न्यूज क्या है? जीएस पेपर 2, भारतीय संविधान, न्यायपालिका से जोड़ा जा सकता है, द हिंदू की न्यूज है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद यह कानूनी बहस और तेज होगी कि क्या महाभियोग
इम्पीचमेंट के जांच के दौरान किसी न्यायाधीश का इस्तीफा जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आधार हो सकता है? बताइए, है ना? कि भाई आपके ऊपर महाभियोग होने वाला था लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया, तो आपके ऊपर जो भी कार्रवाई चल रही थी वो बंद हो गई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय और सार्वजनिक जवाबदेही तय करने के लिए रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखना जरूरी है। ठीक है, ये चीज है। अब प्रीलिम्स का क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? इस्तीफा का अधिकार देखिए, संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए में और 217 आर्टिकल के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को हस्तलिखित पत्र देकर के कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता है। तो आर्टिकल 226 आर्टिकल 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है 124 217 क्रमशः इन आर्टिकल्स के थ्रू अपना पत्र जो इस्तीफा है वो दे सकता है। ऐतिहासिक मिसालें क्या? 2011 में जस्टिस पी.डी. दिनानकरन और जस्टिस सौमित्र सेन ने महाभियोग प्रक्रिया के दौरान इस्तीफा दिया था, जिससे तत्कालीन जांच प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई थी। अब देखिए संसदीय प्रक्रिया क्या है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत गठित समिति की रिपोर्ट को संसद में रखना अनिवार्य माना जाता है, भले ही संबंधित व्यक्ति पद पर ना रहा हो। मतलब अगर ये इस्तीफा दे भी देंगे ना तो भी रिपोर्ट को संसद पर रखा जाएगा। ठीक है। संवैधानिक शून्यता क्या है? देखिए, वर्तमान व्यवस्था में यदि कोई न्यायाधीश कदाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा दे देता है तो वह सामान्य सेवानिवृत्त जो लाभ है, पेंशन है, भत्ते है, उनका हकदार बना रहता है, जो कि जवाबदेही का विरुद्ध है। क्या? ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी के विरुद्ध है ये चीजें। ठीक है। सार्वजनिक जवाबदेही क्या है? न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि संस्थागत पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, सही बात है। सुधार की क्या आवश्यकता है? महाभियोग कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि पद छोड़ने के बाद भी वित्तीय और कानूनी जवाबदेही तय की जा सके। तो इन चीजों को थोड़ा अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा चीजों को, तभी जाकर के थोड़ी पारदर्शिता आ पाएगी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस्तीफे की प्रक्रिया के संबंध में बताना है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करता है। गलत बात है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को सौंपते ही, राज्यपाल को नहीं। पहला गलत। स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाली न्यायाधीश की भी पूर्ण पेंशनर के लाभ होंगे बशर्ते उन्हें पर महाभियोग न हटाया गया हो। ठीक है, दूसरा सही। तो इसमें केवल बी हो जाएगा आंसर। मेंस का क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीशों द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के बीच में इस्तीफा देना न्यायिक जवाबदेही और सार्वजनिक पारदर्शिता के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसमें संवैधानिक जो लूप होल है, खामी है, उनका विश्लेषण कीजिए और समाधान क्या हो सकते हैं इस उपायों को बताइए। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। आपके जो भी डाउट्स हो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। कोर्सेज से रिगार्डिंग जो पर्सनल डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय